नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। इस वक्त हमारी मौजूदगी हमारे न्यूज़ रूम में है। यहां पर हम लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे। हमारे तमाम दफ्तर के सहयोगी हैं, इनसे हम समझेंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो लगातार दावा कर रही थी कि 400 सीटें एनडीए जो है हासिल करेगा, उसमें कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो 300 सीटें भी निकलना बहुत मुश्किल हो रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा था और राम मंदिर के मुद्दा होने के बावजूद, बड़ा मुद्दा होने के बावजूद अयोध्या वाली सीट फंसती नज़र आ रही है, फैजाबाद की सीट फंस रही है। और उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो इंडी गठबंधन कहीं न कहीं बीजेपी से 20 पड़ रहा है। इसके पीछे क्या कुछ चीज़ें हैं, हम लोगों से बातचीत करके उनकी राय जानेंगे। किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे चुनाव को और क्या कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि इस तरह के परिणाम सामने आ रहे हैं। बीजेपी ने जो चीज़ सोचा था वो उनके परे निकला और उसका कहीं ना कहीं मेन जो कारण लगता है वो ये है कि उन्होंने बेरोज़गारी को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर दिया। क्योंकि आईलो की ही रिपोर्ट है 83% युवा बेरोज़गारी दर है, तो आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो। और कहीं ना कहीं पेपर लीक जिसको आपने रोकने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं किया, तो आप ये नहीं कह सकते हो। और कहीं ना कहीं बीजेपी हमेशा वोटाभरी वाला काम करती है कि पिछली सरकार ने भी ये किया था, बट आपको ये देखना पड़ेगा कि हमने आपको चुना क्यों है। हमने उस व्यवस्था से निकलने के लिए आपको चुना था, बट अगर आप मुझे वही व्यवस्था दोगे तो ऐसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जनता अब जागरूक है, शिक्षित है, तो उन्हें पता है कि हमारा दायित्व कौन अच्छा कर सकता है या कौन नहीं कर सकता है। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी अब्दुल्ला। और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। वरुण, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे चुनाव को और ये जो लगातार मामला सामने आ रहा था कि 400 सीटें भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही थी कि 400 से ज़्यादा सीटें आ रही हैं, इसके बावजूद जो है 300 पहुंचना मुश्किल हुआ, तो इसके पीछे क्या कुछ कमियां रह गई अगर देखा जाए तो आपके हिसाब से कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जिससे ये समझा जाए कि बीजेपी यहाँ पर डिफीट कर गई। देखिए, कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि बीजेपी ने ओवर कॉन्फिडेंस भी किया चीज़ों को लेके। ठीक है, गठबंधन बनाई उन्होंने, एनडीए सरकार बनाई, ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें इस पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लाइक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और चीज़ें महंगी भी कर दी, महंगाई भी बढ़ गई। बट ये सारी चीज़ें ठीक हैं। अब देखते हैं कांग्रेस की सरकार और सपा क्या करते हैं। अगर ये जीतते हैं तो इनके हित में क्या बदलाव होते हैं। वरुण महंगाई और बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा मान रहे हैं। हमारे साथ में धीरू हैं, धीरू से बात करेंगे। धीरू, किस तरह से इस पूरे चुनाव को देख रहे हो? क्या कुछ चीज़ें समझ में आई कि लगातार जो है तमाम चैनल के एग्जिट पोल्स ये दावा कर रहे थे कि 400 पार नहीं तो कम से कम उसके आसपास बीजेपी रहेगी, फिर इसके सब कुछ उलट हो जाता है, 300 सीटें भी निकालना बहुत मुश्किल हो जाती हैं। तो इसे किस तरह से देख रहे हैं, क्या कमियाँ रह गई? मेनली जो मेरे को लगता है कि चीज़ें मेन मुद्दे हमारे पास में बेरोज़गारी होगी, या जैसे मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे किसान आंदोलन का जो दौर चला था, तो देखा गया कि बीजेपी सरकार ने उस चीज़ में कोई भी कार्रवाई किसान आंदोलन की आपने जो है चर्चा की। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो संजीव बालियान भी उसी एरिया से आते हैं जहां पर किसानों का आंदोलन व्यापक रूप लिया, वो भी बहुत पीछे चल रहे हैं इस पूरे चुनाव में। तो कहीं न कहीं इसका रिजल्ट तो देखने को मिल ही रहा है। संजीव बालियान वाली सीट पर भी ये देखने को मिला। यही बिल्कुल, मतलब किसान आंदोलन में सुनी ही नहीं गई है, गवर्नमेंट ने बिल्कुल सुनी ही नहीं है किसानों की, तो उसका प्रभाव आप देख रहे हो इलेक्शन में। पंजाब में हमने थोड़े टाइम पहले देखा था, अभी आप पूरा इलेक्शन 5-5 सीटों के ऊपर चल रहे हैं। हरियाणा में 10 सीटें हैं जो 5 कांग्रेस में है, ठीक है, तो वो सिर्फ किसान आंदोलन हो गया रीज़न। और एक दूसरा सबसे बड़ा रीज़न कि बेरोजगारी की हम बात करें, बार बार एग्ज़ाम्स होते रहे हैं, बार बार कैंसिल हुए। अभी हरियाणा में रिसेंटली 2019 के बाद जितनी भी वैकेंसीज थी, सब पोस्ट के ऊपर में कोर्ट ने स्टे लगा रखी थी, जिसमें उनने वैकेंसी से बहुत सारे लोगों को हटा भी दिया है। तो ये सारी चीज़ें रही है कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, गवर्नमेंट उस चीज़ को अच्छे से कंट्रोल करने में नाकामयाब भी रही है। टिकटों का बंटवारा किस तरह से हुआ? अगर हरियाणा में देखा जाए तो वहाँ की पॉलिटिक्स आप बखूबी समझ रहे हैं। किस तरह से टिकटों का बंटवारा हुआ अगर देखा जाए तो वहाँ पर कौन से वो चेहरे रहे जिनको नज़रअंदाज करके एनडीए ने, बीजेपी ने बड़ी गलती की? बीजेपी ने वैसे देखा जाए तो इतना, मतलब कैंडिडेट्स की मैं बात करूँ तो जैसे अरविंद शर्मा है, अरविंद शर्मा जी का पहले से ही रोहतक में रुझान जो आ रहे थे, वो आ रहे थे कि ये अभी नहीं है उस लेवल पे कि वो कॉम्पीट कर पाए हुड्डा जी से। तो बट फिर भी उन बीजेपी ने उन्हीं को वहाँ से कैंडिडेट रखा, ठीक है, वो अपना कैंडिडेट चेंज भी कर सकते थे वहाँ से। तो ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पे कैंडिडेट्स के उन्हें लग रहा था कि ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि हाँ, यहाँ से तो हमारा कैंडिडेट पिछले बारी जीता था तो इस बारी जीत भी जाएगा। बट जनता ने अपना अच्छा सा एक पूरा जवाब दिया इस चीज़ का,
और देख रहे हैं उसके वजह से 5-5 सीटों पे अटकी हुई है अभी हरियाणा में। उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा था। राम मंदिर जो है 22 जनवरी को शिलान्यास, सब सारी चीज़ें हो जाती हैं और कयास भी लगाए जा रहे थे कि उत्तर प्रदेश से अच्छी सीटें निकल कर आनी चाहिए। अयोध्या की सीट, फैजाबाद वाली सीट ही ये वहाँ से पीछे चल रहे हैं। तो ये किस तरह से समझ में आ रहा है कि ये एक जो धार्मिक कार्ड जो चला गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो कितना कारगर रहा, कितना असर देखने को मिला? जी, ये है कि बेरोज़गारी बहुत बहुत एकदम मुद्दा बन चुका है, क्योंकि यूपी पुलिस की भी वैकेंसी निकली थी, उसका भी मतलब लीक हो गया था पेपर, और ये भी बहुत बड़ा मुद्दा ही बन चुका है। लेकिन ये है कि हम वैसे तो राम मंदिर बहुत एक वैसा मुद्दा है, तो धर्म के ऐसे बोल नहीं सकते, लेकिन ये है कि बेरोज़गारी बहुत वैसा मुद्दा है। तो यूपी पुलिस का वैकेंसी निकली थी, लेकिन री एग्ज़ाम हुआ नहीं। अभी चल ही रहा है कि इतने महीने से री एग्ज़ाम होगा, लेकिन तब भी नहीं हो रहा है, और बच्चे इतने सारे फॉर्म भर रहे हैं, और यही हो रहा है कि बेरोज़गारी बहुत एक वैसा मुद्दा है। जाहिर तौर पर युवा वोटर्स महंगाई और बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा मान रहे हैं, जिसके चलते कहीं न कहीं जो कुछ कमियां रह गई उसका परिणाम देखने को मिल रहा है। किस तरह से इस पूरे चुनाव को देख रहे हैं, क्या कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं? अगर देखा जाए तो 300 सीटें भी बमुश्किल निकलती दिख रही हैं। ऐसे में किस तरह से सब सारी चीज़ें मैनेज हो पाएंगी? क्योंकि कहीं न कहीं बीजेपी लगातार दावा कर रही थी कि 400 सीटें जो है 400 पार, 400 पार, तो कहीं न कहीं अब 300 का भी आंकड़ा बहुत दूर दिख रहा है। दरअसल बात यह है कि बीजेपी एक ओवर कॉन्फिडेंस लगाया कि मैं 400 पार करेंगे, मगर वैसा नहीं हो पाया, इसलिए कि उसने ये सबसे बड़ी मुद्दा थी महंगाई की, जो देश में एक सबसे बड़ी हाहाकार की तरह, और बेरोज़गारी। जिस तरह से रेसलर के साथ में जो जंतर मंतर पे जिस तरह से रेसलर के साथ में, पहलवानों के साथ में, महिलाओं के साथ में जो दुर्व्यवहार हुआ, वो भी कुछ लोगों के पास दिमाग में था। इसके वजह से बीजेपी शिकस्त खाई है। वेद प्रकाश जी हैं हमारे सहयोगी, इनसे भी हम बातचीत करके जानेंगे। वेद प्रकाश जी, किस तरह से इस पूरे चुनाव को देख रहे हैं? सुल्तानपुर की अगर बात की जाए तो सुल्तानपुर के आप रहने वाले हैं, क्या कुछ वहाँ के समीकरण थे? और पास की ही सीट है वहाँ की अयोध्या की, फैजाबाद, अगर देखा जाए तो क्यों, क्या कुछ कमियाँ रह गई जिसकी वजह से ऐसे परिणाम निकल कर सामने आ रहे हैं? मयंक जी, ऐसा है कि जो सुल्तानपुर वाली सीट है, इसमें बीजेपी ने जो टिकट शेयरिंग की बात की थी, टिकट देने में इन्होंने गलतियां की हैं, क्योंकि वहाँ पे योगी, मानना ये था कि योगी जी ऐसा चाहते थे कि उनके हिसाब से टिकट दिए जाए। तो कहीं ना कहीं जो भाजपा के बड़े रणनीतिकार हैं, उन्होंने उनकी बात को मानी नहीं है, जिसका परिणाम हम यूपी में देखने को मिल रहा है अभी। क्योंकि वहाँ पे जो पिछले प्रत्याशी थे, उनको दोबारा चुनाव में मौका दिया गया, जबकि उनकी वास्तविक स्थिति बिना पता लगाए जब फीडबैक आया तो उन लोगों की कंडीशन अपने क्षेत्रों में ठीक नहीं थी, फिर भी उन्हें टिकट दिया गया, जिसका परिणाम है कि अभी देखो स्मृति ईरानी जी भी अमेठी से पीछे चल रही हैं, और सुल्तानपुर में मेनका गांधी भी एक बड़ा नाम है, वो भी पीछे चल रही हैं। अब आने वाला कंडीशन तो शाम को ही क्लियर हो पाएगा किसका क्या पोजीशन है। लेकिन जो यूपी में मुझे नज़र आया है, और मैंने अपने भी पैकेज में ऐसा बातें की है कि जिसमें जाति समीकरण यूपी में काफ़ी हावी रहा। जाति समीकरण हावी रहा, क्या कमियां रह गई कि सारे एग्जिट पोल धरे के धरे रह गए और नतीजे कुछ दूसरे उलट कर आ गए? सर, मेरे हिसाब से महंगाई की वजह से सब कुछ हुआ है, जितना भी हुआ है सब महंगाई कुछ ज़्यादा ही पार कर रही थी आंकड़ों को। महंगाई को देखते हुए एग्जिट पोल कल तक कुछ और था, आज कुछ और है। कल दिखाया जा रहा था कि 380 तक बीजेपी ऊपर निकल रही है, अब देखा है तो 300 भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं महंगाई को लेके एग्जिट पोल से उलट नतीजे आते हैं। किस तरह से पूरे चुनाव को देख रही हैं? कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो वोटर्स ने पूरी तरह से साइलेंट भूमिका में अपनी जो है जो भी चीज़ें थी पूरे साइलेंट होकर उन्होंने वोट किया, और परिणाम बिल्कुल उलट आए। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, साथ ही साथ में अगर पूरे देश में बात की जाए तो 400 सीटें जिस तरह से जीतने का दावा किया जा रहा था, वो पूरी तरह से उस पर कहीं न कहीं देखा जाए तो मिट्टी सा फैल गया। तो किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे चुनाव को? एक्चुअली मुझे लगता है कि शायद बीजेपी ने अपने कंपटीशन को इतना सीरियसली नहीं लिया है, या फिर जैसा उन्होंने नारा दिया था कि इस बार 400 पार, तो शायद वो थोड़े बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे उस चीज़ को लेके। ओवर कॉन्फिडेंस भारी पड़ गया। किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे चुनाव को, और क्या कुछ कमियां रह गई जिसकी वजह से जो है बीजेपी 300 के आंकड़े को भी अब तक छू नहीं पाई? जैसा कि बीजेपी ने, जैसा यूपी में बीजेपी की सरकार गिर गई है, क्योंकि उनका मेन मुद्दा था राम मंदिर। वहाँ पे जब कांग्रेस की सरकार ने इतने सीट ले लिए हैं,
तो मेरे को कहीं ना कहीं यही लगता है कि बीजेपी वहाँ पे रिलीजन मुद्दे को लेके लोगों को समझ आ गया कि रिलीजन मुद्दे से देश नहीं चलने वाला। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है ये ज़्यादा बड़ा रीज़न था कि बीजेपी को इतनी सीटें नहीं मिल पाई है। मनोज, पूरे चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं? क्या कुछ चीज़ें दिल्ली में अगर देखा जाए तो आप दिल्ली के मूल निवासी हैं, यहाँ पर लगभग 7 सीटों पर बीजेपी को जनादेश मिल रहा है, तो दिल्ली में कौन से वो मुद्दे हैं जो इस बार ज़्यादा ट्रेंड कर गए जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी पर लोगों ने भरोसा जताया? सर, मुझे ऐसा लगता है कि जो यहाँ के मुद्दे थे, पहले तो यहाँ के जो पहले पूर्व जो सरकार थी वो केजरीवाल की थी, उनके जो मेन मुद्दे थे वो थे फ्री पानी, फ्री बिजली। मुझे लगता है कि बीजेपी ने शायद इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए इस मुकाम को हासिल किया है। और लोगों से बातचीत करेंगे। और कोई बोलना चाहेगा किस तरह से इस पूरे चुनाव को देख रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे आरती, किस तरह से इस पूरे चुनाव को देख रही हैं आप? लगातार आपने देखा भी और लगातार जब तक ये इलेक्शन रिजल्ट आए तब तक आप लोगों ने बड़ी मेहनत से काम किया। किस तरह से क्या कुछ कमियां रह गई, क्या कमियां समझ में आती है जिसकी वजह से बीजेपी 300 का आंकड़ा नहीं छू पाई, जो 400 का लगातार ये दम भर रहे थे कि 400 सीटें, 400 से ज़्यादा सीटें निकल के आएंगी, 300 सीटें भी नहीं आ रही हैं? क्या कुछ कमियाँ रह गई? सर, पूरे इस चुनाव को मैं इस तरीके से देख रही हूँ कि बीजेपी ने जैसे कि 10 साल राज किया है हमारे देश में, तो उन्होंने अपनी उपलब्धियों को बड़े मुद्दे माना, जैसे कि उन्होंने विकास के मुद्दे को माना और उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा उठाया। लेकिन बीजेपी ने काम अच्छे किए हैं, उन्होंने मतलब हमारे देश के विकास में काफ़ी काम किए, विदेशों से संबंध अच्छे किए हैं। लेकिन जो इस बार जनता जो ये रुझान नहीं आ पाए या जो उनका 400 पार का नारा सफल नहीं हो पाया, उसका बड़ा रीज़न ये है कि जो जनता है अब बदलाव चाहती है, क्योंकि आम जनता को इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। महंगाई बढ़ गई है, आम जनता को क्या फ़ायदा हो रहा है? तो जो जनता है उससे मूड पता चल रहा है कि जो उन्होंने इंडिया अलायंस को जो उन्होंने वोट दिए हैं उससे ये पता चल रहा है कि देश की जनता चाहती है कि देश में बदलाव हो, 10 साल बाद किसी और सरकार को भी मौका मिले। और जैसे कि आरक्षण का मुद्दा है कि बीजेपी ने आरक्षण ख़त्म कर दिया है, सरकारी नौकरियों को ख़त्म कर दिया है, तो वो काफ़ी हद तक सही है। तो जो उनके 300 पार भी नहीं हो पाए हैं वोट, उसका मेन रीज़न यही है कि उन्होंने अपने आप ओवर कॉन्फिडेंस, एक अपने उन पर काफ़ी मजबूती उनको लगी कि हम इस बार भी 400 पार ले आएंगे, लेकिन ज़मीनी स्तर पर काम कम हुआ है। सर कोमल, क्या कहना चाहोगे? पूरी चुनाव किस तरह से आप देख रही हो और क्या कुछ कमियां रह गई जिसके चलते जो है 300 का आंकड़ा जो है बीजेपी अब तक छू नहीं सकी है? जो 400 का दम भरते थे 300 तक नहीं पहुंच सके। जी, मेरे हिसाब से यही लगता है कि बेरोज़गारी सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बीजेपी ने काम तो अच्छे किए हैं लेकिन एजुकेशन सिस्टम हो गए, बेरोज़गारी, जो अमीर लोग हैं वो अमीर हो गए हैं उनके सरकार में, और जो गरीब लोग हैं वो और गरीब हो गए हैं। तो बीजेपी को लगता है कि ज़मीनी स्तर पे जाके काम करना चाहिए, जिससे वो 400 पार के नारे को जो साकार नहीं कर पाए हैं वो आने वाले अगले सालों में मीन्स जो अब नए लोकसभा चुनाव होंगे उसके लिए उन्हें तैयार होने चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ पर जो है अपने दफ्तर के तमाम सहयोगियों से बातचीत करके उनकी राय ली। लोगों का साफ तौर पर कहना है यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें खासे जो है जो भी वोटर्स हैं वो यंग वोटर्स हैं, और यंगस्टर्स का मानना है कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, धर्म भी एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन कहीं न कहीं इनसे जो है लोगों की रोजी रोटी उस हद तक नहीं चल पाएगी जिसकी लोग अपेक्षा करते हैं। तो ऐसे में महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है, जिसके चलते वोटर्स ने पूरी तरह से साइलेंट होकर वोट किया और सारे एग्जिट पोल धरे के धरे रह गए। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 400 का जो दम भरते थे वो 300 तक भी नहीं पहुँच पाए हैं। ऐसे में सरकार तो बनेगी, लेकिन एक मिलीजुली सरकार बनेगी, जिससे कहीं ना कहीं एक चीज़ ये भी रहेगा कि जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो पूरी तरह से एक सामंजस्य बनाकर, अलग अलग पार्टियों से सामंजस्य बनाकर ही लिए जाएंगे, और अलग मंत्रिमंडल में भी उनको पूरी तरह से वरीयता मिलेगी। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अब सब सारी चीज़ें सामंजस्य बनाकर ही करना होगा। अपने मन से बहुत सारी चीज़ें जो पहले इससे पहले जो है सरकार ने किया था, अलग अलग कानून ला के बिल पास कर देना, ये सब सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उस पर भी एक नकेल कस दी जाएगी। और वोटर्स ने ये बता दिया, वोटर्स ने ये दिखा दिया कि एग्जिट पोल मत मानिए, वोटर्स पूरी तरह से साइलेंट हैं, मुद्दा पूरी तरह से साइलेंट है। और मुद्दा तभी समझ में आएगा जब इलेक्शन की डेट आएगी। इलेक्शन की डेट में लोग अपने मुद्दे उठाते हैं और साइलेंट होकर वोटिंग करके पूरा जवाब दे जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल गुप्ता के साथ मयंक तिवारी, दिल्ली।